तो नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है उसमें लिखिए, हेडिंग डालिए आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमिक सिस्टम। इसमें पहले कुछ लिख लीजिए। अब आर्थिक प्रणाली क्या है, कोई बताए यदि? क्या है आर्थिक प्रणाली? भारत की आर्थिक प्रणाली कैसी है? बहुत आसान है, कल तो बताया था मैंने। आर्थिक प्रणाली कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कितने प्रकार का? 3 प्रकार की आर्थिक प्रणाली होती है। कल हमारी चर्चा हुई थी। 3 प्रकार की आर्थिक प्रणाली होती है। पहली होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, आज इसको थोड़ा मेंस लेवल का पढ़ेंगे। दूसरा होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरी होती है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती, तो लिख लीजिए इसको। आर्थिक प्रणाली 3 प्रकार की होती है। आर्थिक प्रणाली मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। आर्थिक प्रणाली मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था। और नेक्स्ट मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। नंबर 1 डालिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कोई इस आसान शब्दों में इसे समझाना चाहे तो समझा सकता है, बाकी टेक्निकल चीज़ें मैं लिखवा दूंगा आज। कल मैंने बताया था, इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप पक्का इसको जानते होंगे। बताइए जुबैर जी। हाँ, हस्तक्षेप के सिद्धांत पे कार्य करती है। मैंने बताया था लेसेस फेयर के सिद्धांत पे कार्य करती है। एक पर्सन था, क्या नाम था उसका? एडम स्मिथ का सिद्धांत है। वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक लिखी एडम स्मिथ ने, और उस बुक में उसने लेसेस फेयर का सिद्धांत दिया, हस्तक्षेप के सिद्धांत को उसने प्रतिपादित किया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो मैं समझा चुका था, आज कुछ नया लिखो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था संपत्ति तथा निजी लाभ पर आधारित राजनीतिक प्रणाली है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था संपत्ति तथा निजी लाभ पर आधारित राजनीतिक प्रणाली है, राजनीतिक प्रणाली है। इस प्रणाली में कीमतों का निर्धारण, इस प्रणाली में कीमतों का निर्धारण मांग एवं पूर्ति, डिमांड एवं सप्लाई, इस प्रणाली में कीमतों का निर्धारण मांग एवं पूर्ति तथा बाजार की शक्तियों द्वारा किया जाता है। मांग एवं पूर्ति की बाजार की शक्तियों द्वारा किया जाता है। बाजार की शक्तियां क्या है? मांग और पूर्ति। ये पूर्ति कौन है ना? डिमांड एवं सप्लाई की बात कर रहे हैं। मांग तथा पूर्ति की बाजार की शक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की प्रणाली को स्वतंत्र बाजार प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रकार की प्रणाली को स्वतंत्र बाजार प्रणाली भी कहते हैं। स्वतंत्र बाजार प्रणाली भी कहते हैं। यह प्रणाली उत्तरी अमेरिका, यह प्रणाली उत्तरी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी यूरोप आदि में उपस्थित है। उत्तरी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी यूरोप आदि में उपस्थित है। क्लियर? नेक्स्ट, अब बताइए इसकी विशेषताएं क्या है। हेडिंग डाल लीजिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। यही प्रणाली पश्चिमी पूरा यूरोप, फ्रांस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ये सब इसी प्रणाली से है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। एक दफे देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चलो यही चर्चा कर लेते हैं। जो फ्रांस था, फ्रांस भारत में आधिपत्य नहीं कर पाया, या फिर एक चीज़ ये पूछते हैं, क्वेश्चन आया था अभी यूपीपीसीएस का, किसी ने देखा हो, हिस्ट्री में आया था क्वेश्चन, मेंस में पूछा गया था, ऑप्शनल वाला पेपर, ऑप्शनल वाले पेपर में विश्व इतिहास से क्वेश्चन आया था कि ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो यूरोप के अन्य देशों में हुई औद्योगिक क्रांति से किस प्रकार भिन्न थी। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल, इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई, अन्य देशों से किस प्रकार भिन्न थी, क्या आप बोल सकते हैं इसमें? मोटा मोटी थोड़ा सा समझना है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसमें किसका ज़्यादा रोल था? प्राइवेट, निजी लोगों ने किया, सरकार का रोल बहुत कम रहा, सरकार ने बहुत ज़्यादा उस पर हस्तक्षेप नहीं किया, प्राइवेट कंपनियां बन गई, प्राइवेट कंपनियों के द्वारा उसे प्रोत्साहित किया गया। लेकिन अदर स्टेट, सोवियत यूनियन, रूस में तो सरकार समाजवादी अर्थव्यवस्था थी वहाँ पर, फ्रांस में भी सरकार, जैसे कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन फ्रेंच जो कंपनी आई थी, फ्रांसीसियों की जो कंपनी आई थी वो सरकारी कंपनी थी। फ्रेंच सरकार का उसमें हस्तक्षेप था उस कंपनी में। तो जब सरकार का हस्तक्षेप होगा तो आपको पता ही है कहाँ पे क्या करना है, डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है, बहुत समस्या है। प्राइवेट में कॉर्पोरेट सिस्टम होता है, तो बहुत अंतर है सरकार और इसमें, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, जब मैं इतिहास और वो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे डिटेल से देखेंगे। अब मुझे बताइए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? 5, 6, 7, 8 रीजन बताइए, कोई 1, 2 बताए, पहले शुरुआत करें। लाभ पे काम करती है, ठीक है। क्या? हस्तक्षेप नहीं होता। लिखिए पहला नंबर 1, संपत्ति का निजी स्वामित्व होता है, संपत्ति का निजी स्वामित्व होता है। नंबर 2, उद्योगों की स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज, है ना। प्राइवेट ऑनरशिप, यानी संपत्ति पर निजी स्वामित्व होता है। नेक्स्ट, लाभ के उद्देश्य से उत्पादन किया जाता है, प्रॉफिट मूविंग ऑफ प्रोडक्शन होता है यहाँ पर, है ना, लाभ के उद्देश्य से उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, प्रतियोगिता की उपस्थिति होती है, प्रेजेंस ऑफ कंपटीशन। नेक्स्ट, उपभोक्ता सर्वोपरि होता है, कस्टमर सर्वोपरि होता है, कस्टमर आर सुपर या सुप्रीम, है ना, कस्टमर कंज्यूमर यानी उपभोक्ता सर्वोपरि है इस व्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट, आय का असमान वितरण होता है, आय का असमान वितरण होता है। नेक्स्ट, सरकार की भूमिका की अनुपस्थिति होती है, अब्सेंस ऑफ रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की भूमिका की अनुपस्थिति होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लाभ लिख लीजिए, क्या क्या लाभ हैं इसके। ये तो विशेषताएं हो गई, अब लाभ और हानि भी लिख लेते हैं, दो दो बस बुलेट पॉइंट है, यही समझ लीजिए। हाँ, आपने जो फर्स्ट पॉइंट बोला है ना, संपत्ति का निजी स्वामित्व, हाँ, उसके साथ में कुछ और भी बोला था, उसके साथ में कुछ नहीं बोला था। उसके बाद उद्योगों की स्वतंत्रता अगला पॉइंट था, ठीक है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लाभ बताइए, लाभ क्या होते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, किसी को पता है? देखो हमें कभी भी डिबेट में नहीं पढ़ना, हमें ये देखना है कि इसके लाभ क्या है, इसके हानि क्या है, बस दोनों पक्षों को जानना है, लाभी भी जानना है, हानि भी जानना है, और अपना व्यू पॉइंट रखना है पर्टिकुलर खुद का। पढ़ने के बाद क्या व्यू पॉइंट बनता है, निष्कर्ष बोलते हैं उसे, कंक्लूजन में क्या पहुँचे आप, ठीक है। और उसके बाद चुपचाप साइड से कट लेना है, ज़्यादा डिबेट में नहीं पढ़ना है कि नहीं यही सही है, यही सही है, यही खराब है, इस चक्कर में कभी नहीं पढ़ना। कभी भी डिबेट कीजिए, यदि सामने वाला बोल रहा है कि इस चीज़ के लाभ है, एग्री कर जाइए, हाँ ठीक है सही बात है, लेकिन इस चीज़ की डिमेरिट्स भी है, उसको भी एग्री कर जाइए, और इसके बाद चुपचाप निकल जाइए। आज देखते हैं ना बहसें होती हैं, क्या होता है, आदमी एक चीज़ में अड़ा होता है, नहीं यही सही है, यही सही है। इथिक्स का मतलब यही है, ना तो कोई चीज़ सही है ना तो कोई चीज़ गलत है, हर चीज़ परिस्थिति जन्य है, जैसी परिस्थिति होगी वही चीज़ वहीं पर वो चीज़ सही हो जाएगी, वहीं पर वो चीज़ गलत हो जाएगी। आज भारत में यदि ज़रूरत है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तो रखना पड़ेगा हमें, यदि ज़रूरत है समाजवादी अर्थव्यवस्था की तो रखना पड़ेगा हमें। यानी कि
है भी और नहीं भी है भी और नहीं भी है, ये ध्यान रखना है। कभी भी बेफालतू की बहस में नहीं पड़ना। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये बहुत होता है, सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट इसी में फंसे रहते हैं, ठीक है। उनको बस अपना मत स्वीकार है, बाकी दूसरे गए राम नाम सत्य, ये नहीं, हमें दोनों मत जानना, है भी नहीं भी है। यदि आपको कहीं से निगेटिव पॉइंट मिल रहा है तो निगेटिव अपने पास रखिए, पॉजिटिव मिल रहा है पॉजिटिव रखिए, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के प्रति अपनी सकारात्मक छवि बना के मत रखिए, नकारात्मकता हर व्यक्ति में होती है। राहुल गांधी बहुत अच्छे भी तो हैं, बहुत ख़राब भी हैं। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे भी होंगे तो बहुत ख़राब भी होंगे, उनमें 50 कमियां हैं, 50 अच्छाइयाँ भी हैं। केजरीवाल में 50 कमियां हैं, 50 बुराइयां हैं। तो आपको दोनों जानना है, अब बाकी कट लेना साइड में, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, इन सब चक्करों से कुछ नहीं होता। वैसे ही हर जगह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लाभ, ठीक है। लिखिए पहला लाभ, लिखिए आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है। यहाँ पर मैं भी कमियां भी लिखवाऊंगा। आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है, अधिकतम कुशलता होती है। दूसरा पॉइंट, अधिकतम कुशलता, है ना, मैक्सिमम इफिशियंसी, यानी अधिकतम कुशलता होती है। नेक्स्ट, गतिशील अर्थव्यवस्था होती है, डायनेमिक इकोनॉमी होती है ये, गतिशील अर्थव्यवस्था, डायनेमिक इकोनॉमी। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, तीव्र आर्थिक विकास होता है इसमें, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ यानी तीव्र आर्थिक विकास। नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गए लाभ। अब हानि लिख लीजिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की हानियां क्या क्या है बताओ, निकालो, कमियां निकालने में तो माहिर हैं हम, 2-4 कमी निकालो। क्या है हानियां? मनमाने रन यानी अधिक शोषण, है ना। पहले लिखिए आय का असमान वितरण होता है, पैसा कोई बहुत रईस बन गया, कोई अरबपति करोड़पति बन गया, किसी के पास पैसा ही नहीं, है ना। तो क्या है, आय का असमान वितरण। व्यावसायिक अस्थिरता रहती है, व्यावसायिक अस्थिरता रहती है। बिजनेस क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है, व्यावसायिक अस्थिरता, स्थायित्व का अभाव होता है ना। नेक्स्ट, उपभोक्ता का शोषण होता है, उपभोक्ता का शोषण होता है। नेक्स्ट, उत्पादन के साथ संसाधनों का अनुचित आवंटन होता है, उत्पादन के संसाधनों का अनुचित आवंटन होता है। ये हो गई आपकी कैसी। नेक्स्ट, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो लाभ भी जान गए, हानि भी जान गए, बाकी अपना अपना देख लीजिएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था, बताइए इसको कोई प्रयास करे। प्रतिपादक कौन था समाजवादी अर्थव्यवस्था का? कौन? नहीं भाई, कार्ल मार्क्स को कहाँ से ले आए? वो साम्यवादी अलग विचारधारा है, साम्यवादी अलग विचारधारा है। समाजवादी और साम्यवादी जुड़ाव तो रखते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स इससे नहीं जुड़ा हुआ। एक पर्सन थे जॉन मेकार्ड किन्स, जॉन मेकार्ड किन्स, नाम सुना होगा, सुना है? यही है प्रतिपादक। इन्होंने एक बुक लिखी, जॉन मेकार्ड किन्स। इन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था को प्रतिपादित किया। कभी क्वेश्चन आता है तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में लिखिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था संपत्तियों पर, समाजवादी अर्थव्यवस्था संपत्तियों पर सार्वजनिक स्वामित्व तथा सामाजिक कल्याण के उद्देश्य पर आधारित, समाजवादी अर्थव्यवस्था सार्वजनिक स्वामित्व यानी सबका स्वामी, सब स्वामी है, सब मालिक है, सार्वजनिक स्वामित्व तथा सामाजिक कल्याण के उद्देश्य पर आधारित, सामाजिक कल्याण के उद्देश्य पर आधारित एक नियोजित अर्थव्यवस्था है। नियोजित मतलब समझ रहे हैं ना, प्लान्ड इकोनॉमी है, एक नियोजित अर्थव्यवस्था है। यानी कि प्लानिंग के साथ अर्थव्यवस्था चलती है ना। किस साल कितना करना है, कितना उत्पादन कृषि क्षेत्र में होना चाहिए, कितना, ये टारगेट बेस होती है। भारत में भी समाजवादी अर्थव्यवस्था 5 वर्षीय योजनाएं लाई गई थी
ठीक है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में संपत्ति का सबकी संपत्ति होती है। ये डस्टर है तो सबका है, ना मेरा है ना तेरा है, सबका है ना। सरकार की, हर चीज़ सरकार की होती है, प्राइवेट चीज़ का अभाव होता है, समझ रहे हैं। सड़क है सबकी है, गाड़ी है सबकी है, कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं, कोई नहीं अपनी कार लेके कोई नहीं घूमेगा, सब सरकार की गाड़ियाँ सबकी है सब। जैसे कि अभी DTDCA चलती है या फिर उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम लिमिटेड का चलता है, तो क्या सरकार सबका है, कोई भी बैठ सकता है, एक आपको निश्चित भुगतान करना पड़ेगा उसके लिए। तो क्या है, सार्वजनिक संपत्ति है ये। कुएं, पहले कुएं खुदवाते थे लोग, अपना प्राइवेट कुआं भी रखते थे, एक सार्वजनिक कुआं भी होता था गांव में, वो सबका होता था। तालाब सार्वजनिक होते थे, सबके होते थे, है ना। तो जो सरकार की चीज़ें वो सार्वजनिक। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सब कुछ सरकार का होता है, तो सरकार पे लोड बहुत ज़्यादा होता है। सरकार पे ज़्यादा लोड नहीं होगा, सब कुछ उसी को करना है, स्वास्थ्य उसी को देना। प्राइवेट स्कूल नहीं खुलेंगे, सब होगा तो सरकारी स्कूल होंगे बस, समझ रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल नहीं होंगे, सब सरकारी अस्पताल होंगे। तो ये होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, जो कि बड़ा है नहीं संभव। भारत इसीलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, हमने दोनों को ले लिया है, प्राइवेट भी है और निजी भी है, निजी भी है और सरकारी भी है, दोनों है। तो इसी में आगे लिख लीजिए, कीमतों का निर्धारण केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण कौन करता है? बाजार करता है। यहाँ पे कौन करता है? कीमतों का निर्धारण केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, समाजवादी अर्थव्यवस्था हंगरी, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया आदि देशों में है, आदि देशों में है। कहाँ कहाँ है? हंगरी, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया आदि देशों में है। कहाँ? रूस में भी यही है, रूस में भी लिख लीजिए समाजवादी अर्थव्यवस्था, रूस में, चाइना में। लेकिन वही मैंने कल आपको बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कि कोई भी देश ना तो समाजवादी रह गया ना तो पूंजीवादी रह गया, झुकाव रखता है। जैसे अमेरिका है, पूंजीवाद की तरफ झुका हुआ है बस, है ना तो कोई पूंजीवादी है ना तो समाजवादी है, झुका हुआ है। वहाँ पे भी समाजवादी सरकार सब कुछ कर रही है आज के टाइम पे, ठीक है। आगे नेक्स्ट लिखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था के विशेषताएं। विशेषताएं क्या हैं? क्या विशेषताएं हैं पता है? सब कुछ सार्वजनिक होता है। लिखिए, संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व। विशेषताओं में नंबर 1 पहला पॉइंट लिखिए, संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक महत्व, सार्वजनिक स्वामित्व। पब्लिक ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना, पब्लिक ऑनरशिप होती है यहाँ पर। संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व। नेक्स्ट, उद्यमियों को कोई स्वतंत्रता नहीं, उद्यमियों को कोई स्वतंत्रता नहीं, उद्यमियों को कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, उद्यमियों को कोई स्वतंत्रता नहीं। क्यों होगी? सब सरकार का है। नेक्स्ट, समाज कल्याण का उद्देश्य होता है इसमें कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, समाज कल्याण का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट, कोई प्रतियोगिता नहीं होती, नो कंपटीशन, कोई प्रतियोगिता नहीं होती। नियोजन संयंत्र उत्पादन को निर्देशित करता है, नियोजन संयंत्र उत्पादन को निर्देशित करता है। नियोजन यानी प्लानिंग, संयंत्र उत्पादन को निर्देशित करता है। प्लानिंग मैकेनिज्म गाइडेड प्रोडक्शन, यानी उत्पादन होगा तो वो नियोजन के माध्यम से होगा, जो प्लानिंग बन चुकी होगी उसी आधार पे हमें उनको ग्रोथ में लाना है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट, नियोजन संयंत्र उत्पादन को निर्देशित करता है। नेक्स्ट, व्यवसाय की स्वतंत्रता पर बाध्यता,
व्यवसाय की स्वतंत्रता पर बाध्यता समाजवादी अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट, आय की असमानता में कमी, आय की असमानता कम होती है। सरकार की पूर्ण भूमिका होती है, सरकार पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट रोल ऑफ गवर्नमेंट, कंप्लीट रोल ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, ये हो गया आपका विशेषताएं। अब लिखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था के लाभ। छूट रहा है, छूट रहा है, लास्ट वाली लाइन छूटेगा, अभी तो शुरुआती लक्षण में छूटता है, यही होता है, तैयारी करने का ये प्रारंभिक लक्षण है आपका। छूटने दो, अभी एक समय आएगा किसी गति में लिखोगे, मत सोचो छूट गया जाने दो, कुछ तो कुर्बान करना ही पड़ेगा। 2-4-10 लाइनें ना सही है ना, लेकिन स्पीड तो बढ़ जाएगी और बढ़ेगी। मैं बार बार बोलूँगा, 10 बार बोलूँगा तो भी छूटेगा, ठीक है। अच्छा है कि एक ही बार बोला जाए, ठीक है, नहीं दोहराया जाए। नेक्स्ट, लाभ नंबर 1, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, सबसे ज़्यादा संसाधनों का उपयोग सरकारी अर्थव्यवस्था में कर लिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट, उपभोक्ता आवश्यकताओं की संतुष्टि, उपभोक्ता आवश्यकताओं की संतुष्टि, क्योंकि उत्पादन किस आधार पर होता है, समाज की आवश्यकता के आधार पर उत्पादन किया जाता है, इस कारण से उपभोक्ता आवश्यकताओं की संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड्स, है ना, कंज्यूमर की जो ज़रूरतें हैं उसको सेटिस्फाइड कर दिया जाता है इस अर्थव्यवस्था में। उपभोक्ता आवश्यकताओं की संतुष्टि। नेक्स्ट, आय तथा धन का समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, है ना, आय एवं धन का समान वितरण, आय एवं धन का समान वितरण। नेक्स्ट, हानियाँ लिख लीजिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था की हानियाँ। ये थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप नहीं लग रहा आपको, सब ब्यूरोक्रेसी इसमें, तानाशाही प्रणाली लिखिए, तानाशाही प्रणाली है, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप यानी तानाशाही प्रणाली। नेक्स्ट, सरकार के हाथों में शक्ति का केंद्रीकरण होता है, सरकार के हाथों में शक्ति का केंद्रीकरण होता है इस व्यवस्था में, सरकार के हाथों में शक्ति का केंद्रीकरण। नेक्स्ट, लागत की गलत गणना होती है, लागत की गलत गणना होती है, इनएक्यूरेट कैलकुलेशन, है ना, लागत की गलत गणना होती है। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये क्या है, दोनों का समन्वयित रूप है, ठीक है। यहाँ पे सरकार भी है और निजी व्यक्ति भी है, दोनों एक साथ एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, और ठीक है। तो लिखिए, इसमें भी लिखिए मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी में लिखिए। सोवियत संघ में, थोड़ा सा सोवियत संघ का ग्लिम्स लेते हैं। सोवियत संघ में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, सोवियत संघ में समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, लिख लीजिए, है मत लिखिए अब, क्योंकि सोवियत संघ ना रहा, अब रूस रहा, है ना। सोवियत संघ में समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, वहाँ उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का स्वामित्व था, या रूस में अभी है ये सारी चीज़ें, रसिया में अभी यही रूप है, वहाँ उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का स्वामित्व था तथा कोई निजी संपत्ति नहीं थी, कोई निजी संपत्ति नहीं थी। तो क्या भारत में ये काम हो सकता है कि कोई निजी संपत्ति ना रहे? भारत में संभव था इस प्रणाली को लागू करना? नहीं संभव था, है ना। तो इसी को आगे कंटिन्यू कीजिए। इसे भारतीय लोकतंत्र पे लागू करना
इसे भारतीय लोकतंत्र पे लागू करना संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि भूमि तथा अन्य संपत्तियों पर स्वामित्व के चलन को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि भूमि तथा अन्य संपत्तियों पर स्वामित्व के चलन को बदला नहीं जा सकता। भूमि तथा अन्य संपत्तियों के स्वामित्व के चलन को बदला नहीं जा सकता। पता चला आपका घर आपका ना रहा, सरकार का हो गया, है ना, संपत्ति पर आपका एकाधिकार, ये सब भारत में नहीं था, पहले से ही नहीं था सिस्टम, तो ये चलन हम नहीं बदल सकते थे, इससे विद्रोह हो जाता, है ना। तो इसी को हमारे विचारकों, हमारे राजनीतिक थिंकर्स ने देखा और भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लेकर आए। तो आगे इसी को कंटिन्यू कीजिए। इसलिए सोवियत संघ जैसे समाजवाद अपनाना संभव नहीं था, इसलिए सोवियत संघ जैसे समाजवाद को अपनाना संभव नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य नेताओं तथा विचारकों पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं अन्य नेताओं तथा विचारकों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं अन्य नेताओं तथा विचारकों ने पूर्ण पूंजीवादी एवं पूर्ण समाजवाद के अतिरिक्त पूर्ण पूंजीवादी एवं पूर्ण समाजवाद के अतिरिक्त एक अन्य रास्ता निकाला, एक अन्य रास्ता निकाला। कौन सा रास्ता? बीच का रास्ता। भारत क्या है? बुद्ध की धरती है, मध्यम मार्ग, है ना। तो मध्यम मार्ग अपना लिया हमने। ना तो हम समाजवादी बनेंगे, ना हम सोशलिस्ट, ना तो कैपिटलिस्ट, हम मिक्स्ड इकोनॉमी बनेंगे। तो इसका नाम क्या दिया गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, छूट गया ना कंप्लीट? कहाँ पे? हाँ बताए ना। ना हम क्या, ना हम, आप ना, का, हा, चा, ची इन्हीं में रुकती हैं। हाँ, ना हम समाजवादी बन सकते, ना हम पूंजीवादी अर्थ बन सकते। इसके अतिरिक्त एक अन्य रास्ता निकाला गया जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब इसका मुझे बताइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है? सब जानते हैं, पूंजीवादी और समाजवादी यानी सरकारी और प्राइवेट दोनों की उपस्थिति होती है ना। इसकी विशेषताएं लिख लीजिए। विशेषताएं, पहली विशेषता, भूमि का स्वामित्व निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का होता है। भूमि का स्वामित्व निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का होता है। भूमि का स्वामित्व निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का होता है। नंबर 2, निजी क्षेत्रों के उद्यमों को स्वतंत्रता होती है। निजी क्षेत्रों के उद्यमों को स्वतंत्रता होती है तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों को कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। निजी क्षेत्र लाभ अर्जन के उद्देश्य से काम करते हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र लाभ अर्जन के उद्देश्य से काम करते हैं। निजी क्षेत्र लाभ अर्जन के उद्देश्य से काम करते हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र समाज कल्याण के लिए काम करते हैं। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र समाज कल्याण के लिए काम करते हैं। प्रतियोगिता निजी क्षेत्र तक ही सीमित होती है।
उपभोक्ता की प्रभुसत्ता होती है, उपभोक्ता की प्रभुसत्ता होती है। कंज्यूमर के पास क्योंकि दोनों विकल्प होते हैं, प्राइवेट भी जा सकता है और निजी भी जा सकता है। उपभोक्ता की प्रभुसत्ता होती है। आय में असमानता होती है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था मिक्स्ड है तो उसी के लक्षण है बता रहा हूँ। यहाँ पे उपभोक्ता, आप कंज्यूमर हो, आपको खुद पता है कि आप प्रभुसत्तापूर्ण हो। उपभोक्ता की प्रभुसत्ता होती है, व्यावसायिक स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट, आय में असमानता होती है। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की पूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, बाकी सब जानते हो आप। भारत की अर्थव्यवस्था है तो क्या बताना मुझे। इसके लाभ लिख लीजिए। लाभ क्या क्या है? मिक्स्ड, मेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। ठीक है। नंबर 1, यह निजी उत्साह तथा लाभार्जन को पूरा विस्तार प्रदान करती है। यह निजी उत्साह तथा लाभार्जन को पूरा विस्तार प्रदान करती है। आप प्राइवेट खोल लीजिए, है ना, प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं खूब। निजी उत्साह तथा लाभार्जन को पूरा विस्तार देती है। नेक्स्ट, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उपस्थित प्रतियोगिता से उत्पादकता अधिकतम हो जाती है। उपस्थित प्रतियोगिता से उत्पादकता अधिकतम हो जाती है। प्रतियोगिता, उपस्थित प्रतियोगिता से उत्पादकता अधिकतम हो जाती है। आर्थिक विकास नियोजन, नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास नियोजन। आर्थिक विकास नियोजन विकास में स्थिरता तथा संतुलन प्रदान करता है। आर्थिक विकास नियोजन विकास में स्थिरता तथा संतुलन प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट, हानियाँ लिख लीजिए। डीमेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। डीमेरिट्स, नंबर 1, राष्ट्रीयकरण का भय बना रहता है। प्राइवेट बैंक थे, 1969 में रातों रात क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, कभी भी राष्ट्रीयकरण हो सकता है किसी संपत्ति का, तो राष्ट्रीयकरण का भय बना रहता है। नेक्स्ट, अकुशलता तथा भ्रष्टाचार। अकुशलता यानी इनएफिशिएंसी रहती है, इनएफिशिएंसी एंड करप्शन। अकुशलता तथा भ्रष्टाचार। आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण रहता है। ऊपर सरकार बैठी रहती है तो हमेशा रूल एंड रेगुलेशंस बनाती रहती है। आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण रहता है ना। क्या होता है? कंसंट्रेटेड पावर होती है यहाँ पे। इकोनॉमिक पावर एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड होती है, कंसंट्रेटेड होती है एक जगह पे। तो ये हो गई एक बात। ये हो गया, आपको मैंने तीनों इकोनॉमी के प्रोज एंड कॉन्स लिखा दिए। कैसा भी मेंस में आंसर आए, इन्हीं पॉइंटों को इंटर करना है और जो समझ विकसित हुई है उसी को लिख देना है। ये 5-6 पॉइंट डाल देंगे, खुश हो जाएगा एग्जामिनर। देखो, यूपी पीसीएस एग्ज़ाम जो अभी होगा या फिर कोई भी एग्ज़ाम आपका होगा, शुरुआती अभी ये चीज़ें पूछी जाएंगी क्योंकि अभी बिगिनिंग है इसमें, अभी पहली बार लिखित हुआ एग्ज़ाम, तो ये ऐसी क्वेश्चन आएंगे अर्थव्यवस्था से। इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई चीज़ छोड़ा ना जाए, हर चीज़ को एक एक करके देखा जाए। तो ये हो गया एक बात। अब हम कुछ टेक्निकल चीज़ों की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। ठीक है, कुछ टेक्निकल चीज़ें आप जानेंगे।